तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग अध्याय 3 स्टार्ट करेंगे क्लास 10 में। ठीक है, वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो भी बच्चे हैं क्लास 3 फिजिक्स का हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लास 3 चैप्टर नंबर 3, क्लास है 10 और चैप्टर नंबर कितना है 3 है। और चैप्टर का नाम है रासायनिक गणनाएं, है ना। रासायनिक गणनाओं के बारे में केमिकल कैलकुलेशंस के बारे में पढ़ना है आज। केमिकल कैलकुलेशन के बारे में आज देखते हैं हम लोग। परीक्षाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सवाल सबसे ज्यादा यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, सेंटअप में जितने भी बच्चे हैं वो 3 चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से करके जाएंगे। आज हम लोग ये पूरा 3 चैप्टर कंप्लीट कर डालेंगे। ठीक है, आप लोग को इसमें हम मोल के बारे में भी पढ़ाएंगे। कई सारे ऐसे चीजें हैं जिसमें कास्टिक सोडा गैस वगैरह देकर गैसों के भी कुछ समीकरण बताए गए हैं। गैस के समीकरण है और केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी है, केमिकल कैलकुलेशंस के बारे में भी है। ठीक है, केमिकल। और सर आइजैक न्यूटन, बात नहीं करो, बात बोले हैं नहीं करने को। सर आइजैक न्यूटन के बारे में भी पढ़ना है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसके बारे में भी पढ़ना है, इसके बारे में भी हम लोग सवाल देखेंगे। ठीक है, चलिए सभी कोई रेडी है, ध्यान से समझिएगा। 1, 2 और 4 चैप्टर का टेस्ट जो है वो शनिवार को आप लोग का होगा, शनिवार को फिजिक्स का 1 चैप्टर, 2 चैप्टर और 4 चैप्टर, MCQ, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड मैचिंग। ठीक है, और ऑनलाइन वाले लोग आप लोग ग्रुप में जाके, ग्रुप बोल रहे हैं, जो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन पे जाके आप लोग पेपर डाउनलोड कर सकते हो, वहां से ईमानदारी से जाके टेस्ट देना, ईमानदारी से। ठीक है, चलिए देखा जाए अब जो हम लोग चैप्टर कितना 3 रेडी है। ठीक है, इससे पहले जितना भी पढ़ा है वो सब भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जाके वीडियो देख लीजिएगा फिर याद आ जाएगा। जितना भूले हैं उसको भुलाएंगे बाद में हम जब टेस्ट लेंगे तो। ठीक है, जब रिवीजन होगा तो औरों खतरनाक भुलवाएंगे, इसीलिए अभी जितना समझना है समझ लीजिए, क्योंकि बार बार ये क्लास रिपीट नहीं होगा, अब बार बार 10th क्लास नहीं आएगा, इसलिए बढ़िया से समझ लीजिए। जो भी पढ़ रहे हैं नहीं समझ में आएगा मेरे को बताइएगा, हम वहाँ पे बार बार समझाएंगे। लेकिन अगर फिजिक्स और साइंस में नंबर कम आ गया 10th क्लास में, 11th क्लास नहीं पढ़ाएंगे, बता दे रहे हैं। ठीक है, पढ़िएगा जहां मन तहां, लेकिन 11th क्लास फिर नहीं। अभी पहले एकदम ध्यान से समझ लीजिए, फिजिक्स में अभी जो 10th क्लास का नंबर ये आया है, जितना रिजल्ट आया है फिजिक्स में कम नंबर लेके आया है सब, फिजिक्स में ही। क्या पता क्या फिजिक्स आस पास घूमता है फिजिक्स, फिर भी नंबर कम आ गया है। तो आप लोग का नंबर नहीं आना चाहिए कम, बता देते हैं। चलिए, वैसे हिंदी इंग्लिश में खतरनाक खतरनाक नंबर लेके आया, 98, 99, 94, 96 ऐसे लेके आया हिंदी में। इंग्लिश में 97 ऐसे करके लेके आया है ना लड़का लोग। फिजिक्स में 25 लेके आ गया है, 30 लेके आ गया है, 35 लेके आ गया है, 50 पार नहीं किया है। और इसमें देखो कितना अच्छा तरीके से समझ में आता है, ऐसे ही वो भी लोग को समझाए थे, लेकिन पता नहीं कहाँ नहीं, तुम पूर्वक पूर्वक सब बैठा है इधर पे, दिमाग खराब कर देता है एकदम। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर चैप्टर का नाम है अध्याय 3 रासायनिक गणनाएं केमिकल कैलकुलेशन। इसमें आपको पढ़ना है स्टोटिसियो स्टोट्सियोमेट्रिक समीकरण। ठीक है, स्टोट्सियोमेट्रिक समीकरण। जब हम किसी रासायनिक, रासायनिक का मतलब होता है केमिकल, केमिकल का मतलब होता है जैसे डेटॉल बनाना, वो क्या है, एक केमिकल है। डेटॉल क्या है, एक केमिकल। उसके साथ साथ एसिड जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो क्या होते हैं, बेस फॉर्म में होते हैं। जैसे Mg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, MgOH3, MgOH2, ठीक है, ये सब अगर बन जाते हैं तो क्षार बन जाते हैं, बेस बन जाते हैं। तो आपको समझना है यहाँ पर क्या चीज, केमिकल्स के बारे में समझना है। डेटॉल एक प्रकार का क्या है, केमिकल है। ठीक है, अच्छा सुथौल, सुथौल, ठीक है, ये सब एक प्रकार के क्या है, केमिकल है। डेटॉल, सुथौल, ये सब एक प्रकार के केमिकल है। पानी भी एक प्रकार का क्या है, केमिकल है। तो पी जाओगे वो क्या है, केमिकल है। जो खा जाओगे वो सॉलिड है। रोटी क्या है, सॉलिड है, पानी से तो सॉलिड है ना वो। तो उसी तरीके से जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया यानी रिएक्शन जब कराते हैं तो वो संतुलित समीकरण द्वारा दर्शाते हैं, तो वो अभिकारकों को और प्रतिफलों के बीच में परिणात्मक संबंध जो बताता है उसी को क्या कहते हैं, स्टोटिसियोमेट्रिक कहते हैं, स्टोटिसियोमेट्रिक कहते हैं। समझ में आया। जैसे मान लो
एक केमिकल से दूसरा केमिकल अगर बनाए, एक केमिकल लिए और दूसरे केमिकल में देखना कभी कई सारे जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, एक केमिकल लेगा दूसरा केमिकल लेगा, उसको उसमें ना मिला मिला के देखेगा। ऐसे 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 बना हुआ नहीं रहता है कई सारे कांच के ये बॉटल्स, है ना, जार टाइप के। इसी में पूरा क्या रहता है, उसके केमिकल्स रहते हैं। इसमें एगो ऐसे घोलेगा, वो इसमें घोलेगा, ठीक है। केमिकल्स को मिला मिला के आप भी केमिकल बनाना जानते हो, पता है कैसे? आप भी केमिकल बनाते हो, पता है कैसे? रसना लेते हो, नींबू डालते हो, पानी देते हो, चीनी देते हो, वो सब एक प्रकार। नींबू भी नहीं डालते हो? नींबू पानी बन जाएगा तब तो, नींबू रसना पानी, ठीक है। है ना, वो क्या है, एक प्रकार का केमिकल। सत्तू, सत्तू सत्तू घोल के जो पीते हैं वो भी एक प्रकार का क्या है, केमिकल। पेट के अंदर जैसे ही जाता है, आप लोग उसमें जो मिलाते हो ना वही केमिकल रिएक्शन करता है। कुछ कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो रिएक्शन कर जाते हैं, कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन कर जाते हैं। जैसे अगर डेटोल को आंख में डाल लोगे तो बड़ा रिएक्शन कर जाएगा उससे, लेकिन शरीर में नहीं। डेटोल वाला जो पानी है वो अगर कहाँ चल जाए, आंखों में चला जाए, तो वो क्या कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, देखते हो किसी किसी को एलर्जी रहता है बहुत ज्यादा, चिंगड़ी उंगड़ी से, अंडा से, किसी को कोई गंध से बहुत ज्यादा एलर्जी रहता है, तो वो सब एलर्जी से क्या हो जाते हैं, रिएक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। शरीर के अंदर कहीं पे छोले भटूरे निकल जाते हैं एकदम, अरे मतलब पिंपल्स उम्पल्स बहुत ज्यादा निकल जाते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन कहलाता है, वो रिएक्शन हो जाता है। आगे देखो, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया। तो परिणात्मक संबंध जो बताता है उसे क्या कहते हैं, स्टोशियोमेट्रिक कहते हैं। ये किताब में आप लोग का दिया हुआ है। गणनाओं के प्रकार इसमें है, भार भार संबंधी, मास मास संबंधी जितने भी होते हैं वो भी क्या है, परिणात्मक संबंध है। और यहाँ पे देखो बोला है ना परिणात्मक संबंध, तो कौन कौन सा संबंध है, भार भार से संबंधित है। किसी एक भार का दूसरे भार के साथ मिला सकते हैं, ये संबंध बना के एक नया केमिकल बना सकते हैं। भार के अनुसार अगर कोई चीजों को रख के नया केमिकल बना सकते हैं। अरे बाबू, आप ये जानते हो कि एक बोतल दो, हाँ ये लो बोतल दो, ये 2 लीटर वाला बोतल में कितना पानी रखेंगे, कितना रसना डालेंगे कि हम लोग को वो रसना टाइप का लगे, ना कि पंचुचुर पानी लगे। ऐसा तुम लोग रख पाओगे ऐसे? तो कितना डालना होगा ये तो पता है ना आपको। जैसे अगर हमको, अगर मान लो कि क्या बनाना है, सतुआ बनाना है, गाढ़ा सतुआ बनाना है, तो पानी कम डाले और सत्तू ज्यादा, नमक ज्यादा, नींबू आधा गार के, ठीक है। ये सब अगर डाल देंगे वो सब, तो वो सब क्या होगा, वो एक रिएक्शन बनेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो वो किससे, भार भार के अनुसार, भार के अनुसार। तो ये इस संबंधी अनुसार पे भी हम लोग क्या बना सकते हैं, स्टोचियोमेट्रिक बना सकते हैं, करो। और दूसरा क्या, आयतन संबंधी, वॉल्यूम कितना होगा, 2 लीटर का पानी 2 लीटर का रसना, है ना। अच्छा देखना, जब माजा का बॉटल लेके आओगे तो वो पूरा नकाशक भरा नहीं रहता ऊपर तक, वो आधा भरा रहता है। स्प्राइट क्या रहता है, पूरा आधा भरा रहता है, बहुत ज्यादा नहीं भरा रहता है, पूरा ऊपर तक नहीं भरा रहता है, थोड़ा सा छोड़ दिया रहता है। तो वो छोड़ने की वजह से क्या क्या है, उसका छोड़ने का मेन काम क्या है, कि जब उसको आप खोलोगे तो उसके अंदर गैस भरा हुआ रहता है पूरा का पूरा। जब खोलोगे तो वो कहीं बाहर ना फेंक दे, बाहर आके बेटा झांकने लगता है, कहा हो का हाल है, ठीक है, यही बहुत खतरनाक लगता है। तो आधा से अधिकतर क्या हो जाता है, झाग बन के बाहर निकल जाता है, तो आपका तो वो नुकसान ना हो जाएगा, इसलिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है, ठीक है। तो वो क्या है, आयतन संबंधी है, आएगो द्रव्यमान आयतनीय संबंधी, द्रव्यमान के तहत, ठीक है। द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब क्या होता है, मास, मास और वॉल्यूम के संबंधी ये भी आते हैं। दूसरा क्या है बाबू, रासायनिक गणनाओं को हल करने की विधि क्या है, स्टेप बाय स्टेप देखिए। उदाहरण के लिए एक रासायनिक गणना ले लेते हैं, जिसमें हाइड्रोजन है और क्या है बाबू, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के अणुभार जो होते हैं वो कितने होते हैं, 1, और ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 16। तो 18 ग्राम जल है, 18 ग्राम जल। और जल का देखो रासायनिक मान क्या होता है, H2O। क्या होता है रासायनिक का, H2O इसका होता है, ठीक है, H2O। यानी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 गो अणु है, और ऑक्सीजन के 1 गो अणु है। ये जब ऐसे लिखेंगे ना तो ये समझ लेना ये 2 क्या है, इसके अणु है। अणु मतलब एटम्स, इसके मॉलिक्यूल्स, पानी में भी क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाइड्रोजन के कितने अणु, 2 ठो, और ऑक्सीजन के कितने अणु, 1 ठो। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलके क्या बनाता है, जल बनाता है। तो ये क्या हुआ, एक केमिकल कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि अगर हमको पानी बनाना होगा तो हम हाइड्रोजन के केवल 2 अणु लेंगे और ऑक्सीजन के केवल 1 अणु लेंगे, तो हमको क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। समझ में आया।
अरे आपको नमक बनाना है, क्या बनाना है, नमक। तो क्या लेंगे, सोडियम क्लोराइड, NaCl, क्या बन जाएगा, नमक बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड क्या बन जाएगा, नमक बन जाएगा, दानादार नमक। आया समझ में। अरे बाबू आपको चाय बनाना है तो क्या क्या लोगे बताओ, चाय पत्ती, सब एक वो बराबर बराबर मात्रा में लोगे ना, भार के अनुसार लोगे ना, वॉल्यूम के अनुसार लोगे ना। तो वो सब के सब क्या है, एक भार के अनुसार, एक तुम्हारा किसके अनुसार, वॉल्यूम के अनुसार, वो सब के अनुसार लेना पड़ेगा, तभी ये क्या बनेगा, केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल का कैलकुलेशन होगा। तो इसमें केमिकल का कैलकुलेशन हम देखो किसमें कर रहे हैं, 18 ग्राम जल में। जल का कितना ग्राम है, 18 ग्राम है। इसमें विद्युत विच्छेद करने पर उत्पन्न ऑक्सीजन का द्रव्यमान और आयतन ज्ञात कीजिए। ऑक्सीजन का क्या निकालना है, मास निकालना है, और इसके साथ साथ वॉल्यूम निकालना है। इसका क्या निकालना है बाबू, मास भी निकालना है, और इसके साथ साथ क्या निकालना है, वॉल्यूम भी निकालना है। ठीक है, मास और वॉल्यूम, ठीक, मास और क्या निकालना है, वॉल्यूम भी निकालना है। आगे बढ़े, देखिए हाइड्रोजन का अणु 1, ऑक्सीजन के 16। तो इसमें स्टेप 1 क्या होता है, संतुलित समीकरण निकालने सबसे पहले अभिक्रिया का सही समीकरण लिखें। सही समीकरण लिखना पड़ेगा। सही समीकरण क्या होगा, 2H2O, 2H2O, और इसको अगर जोड़ते हैं तो 2H2 प्लस O2। O2 का मतलब ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन के कितने अणु, 2, और सामने कितना रहेगा, 2 ठो, 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 ठो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कौन है, ऑक्सीजन, इसीलिए 2। स्टेप 2 में क्या करना पड़ेगा, आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास 2, यहाँ पे 2 है। अच्छा, हाइड्रोजन का मास कितना था, 1, और इसका कॉट होता, हाइड्रोजन का जो नंबर होता है ना बाबू, हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है, एक तो, अरे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन कितने नंबर पे आता है, एक नंबर पे आता है ना। इसलिए हाइड्रोजन कितना, एक, और इसके साथ मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है, 2, तो इसके साथ ये 2 गुना होगा। लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 16, तो ये जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ 16 जुड़ेगा, और हाइड्रोजन एक है, तो हाइड्रोजन एक नंबर पे आता है, तो उसके साथ कितना है, हाइड्रोजन के अणु कितने हैं, 2, इसीलिए 2 एक कम 2, ये 2 जो रहेगा ही, और 16 दो कितना हो जाएगा, 18, 18 दूना कितना, 36, 36 ग्राम जो होगा, 36 ग्राम, ये क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। और ऑक्सीजन कितना निकलेगा, देखो ऑक्सीजन में कितने अणु है, 2, ऑक्सीजन के कितने अणु, 2, और इसका नंबर कितना है, 16, 16 दूना कितना, 32, ऑक्सीजन कितने निकलेगा, 32, और हाइड्रोजन कितना निकलेगा, 36 ग्राम। तो 36 ग्राम और 32 ग्राम। स्टेप 3 में क्या किया जाएगा, समीकरण के अनुसार 36 ग्राम पानी से 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलती है। 36 ग्राम पानी से 32 ग्राम क्या मिलता है, ऑक्सीजन। ध्यान से देखो, 36 ग्राम मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है या पानी है, अरे भाई ये पानी है ना, है, हाइड्रोजन नहीं रे, H2O कितना ग्राम है, 36 ग्राम। इसी से ना पूछा था, देखो ना, देखो ना ध्यान से, विद्युत विच्छेदन जब करे किए, इस पे विद्युत का प्रभाव डाले, तो इससे उत्पन्न ऑक्सीजन का द्रव्यमान आयतन ज्ञात कीजिए। ऑक्सीजन का द्रव्यमान ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, आयतन। कितना ग्राम जल है, 18 ग्राम जल था, तो 18 ग्राम जल सब कुछ करके कितना ग्राम निकाले, 36 ग्राम। तो ये 36 ग्राम जो है, ये हमारे पास क्या है, जल। इस जल से मेरे पास ऑक्सीजन कितना मिला है वो निकालना है, इस जल से ऑक्सीजन कितना मिला है वो। तो देखो 36 ग्राम पानी से 32 ग्राम क्या निकला, ऑक्सीजन मिला, तो 18 ग्राम पानी से कितना मिलेगा, अगर 36 ग्राम जल से 32 ग्राम हम लोग को ऑक्सीजन मिला है, तो 18 ग्राम से कितना ऑक्सीजन निकलेगा, 18 ग्राम से, वही ना बोला था, 18 ग्राम जल से कितना निकलेगा, तो 36 बटा में कितना, 32 इंटू कितना करेंगे तो कितना आएगा, 16 ग्राम। काट कूट के देख लेना, आ जाएगा 16 ग्राम। काटो, किसे कटेगा, हाँ, 2 से, 4 अठे 32, 4 नवा 36, 2 चौके 8, 2 नवा 18, है ना, 9 नवा 81, और यहाँ पे बच गया तुम्हारा 4, 30/32 इंटू 18, ठीक है, 16 ग्राम निकल रहा है। 9 नवा 81 बटा में कितना, 4, डिवाइड करेंगे, ये तो कट जाना चाहिए रे, क्या हो रहा है,
देखो तो किताब में एक बार, इधर उल्टा हो गया है बाबू, इधर हो जाएगा आपका 32/36 इंटू कितना 18, 18 से काटेंगे 18 दूना 36 और 2 से काटेंगे ये 16 बार में, कितना ग्राम निकलेगा 16 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गया है, 36/32 हो गया है, तो कितना करेंगे 32/36, यहाँ लिख दे हम, इधर हो जाएगा आपका 32/36, तब तो काटेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, 32/36 यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन से 36 ग्राम जल, तो इसका जो द्रव्यमान, ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान निकलेगा वो निकलेगा 16 ग्राम। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान पूछा था ना, ये रहा ऑक्सीजन का द्रव्यमान। अब क्या निकालेंगे, आयतन। तो आयतन निकालने की गणना करने के लिए किस पे ले जाया जाता है, एसटीपी पर। किस पर, एसटीपी। एसटीपी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। एकदम याद रख लो, एकदम दिमाग में बैठा लो। जैसे पाई का मान कितना होता है, 22/7, पाई का मान 22/7, पाई जो होता है ना इसका मान होता है 22/7। ठीक है, उसी तरह आप मान याद रख लो। अरे बाबू जैसे 1 kg में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, है ना। तो उसी तरीके से आपको याद रखना है कि 1 मोल का आयतन जो होगा वो कितना होगा, 22.4 लीटर। तो 36 ग्राम जल से एचटीपी पर 22.4 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो 18 ग्राम जल से ऑक्सीजन का आयतन कितना होगा, 22.4 बटा में 36 इंटू 18, 18 दूना 36, 2 से काटेंगे तो 11 बार में 22 चल जाएगा, और 2 बार में क्या चल जाएगा, 2 दूना 4 चल जाएगा। तो 11.2 लीटर। समझ में आया। आयतन जब भी निकालेंगे एसटीपी पर निकालेंगे, किसका, जल, ये ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का आयतन या किसी भी चीज का आयतन और गैसों का आयतन किस में निकालेंगे, हाँ एसटीपी पर। ठीक है, एसटीपी पर कितना हो जाएगा, 22.4, एसटीपी पर 22.4, याद रहेगा। समझ में आया कुछ, एक बार और बनाए, देखो ध्यान से, फिर से बनाते हैं। जब भी कभी भी क्या पूछेगा, एसटीपी, एसटीपी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब गैस को मापा जाता है तो आपको याद करिए, गैस आचरण में बताए थे आप लोगों को कि एक एसटीपी होता है, वो एनटीपी होता है। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर। अगर आपको 36 ग्राम जल मिला है, 36 ग्राम क्या मिला है, जल, तो इसके तहत आपको कितना लीटर जल मिल रहा है, 22.4 लीटर, 1 मोल मिल रहा है। तो 1 ग्राम पे कितना निकलेगा, 22.4 बटा में 36, तो 18 ग्राम जल पे कितना मिलेगा ऑक्सीजन, कितना मिलेगा, 22.4 बटा में 36 इंटू 18। ऐसे नहीं निकाला जाता है। अरे 12 केलों के दाम 4 रुपया, तो 1 केला का दाम कितना रुपया, 4/12, है ना। तो 3 केले का दाम कितना रुपया, ऐसे ही नहीं निकालते हैं। तो इसको काटेंगे तो 18 दूना कितना 36, और 2 से इसको काटेंगे 11.2। ठीक है, ये लीटर निकल जाएगा। इसी तरीके से तो यहाँ पे दिया है। इससे पहले जो सवाल ये वाला बताए, ये तो वही था। ये देखो 36 ग्राम, और यहाँ से मिला था 32 ग्राम। ये 32 ग्राम इसलिए निकाले ताकि हम लोग को आणविक द्रव्यमान मिल जाए। द्रव्यमान निकालने के लिए ये ऑक्सीजन का निकाले थे। तुम लोग सोचते हो कि सर ये 2 कहाँ से आ जाएगा, ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन तो इसे नहीं लिखते हैं, ऑक्सीजन कितने अणु होते हैं, 2। ठीक है, और इसका जो नंबर होता है ना वो 16 नंबर पे आता है। इसलिए आपको जब 8 चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग को सारे मॉलिक्यूल्स के नाम याद रह जाएंगे। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, हीलियम 2 नंबर पे आता है, ऐसे बोरॉन कार्बन ऐसे कितने कितने नंबर पे आते हैं। वैसे ही ऑक्सीजन कितने नंबर पे, 16 नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, पदार्थ के नियम देखिए, पदार्थ के नियम, पदार्थ के अविनाशिता पे संरक्षण का नियम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ द मास। प्रतिपादन किसने किया था, लेवोजियर ने किया था। क्या उसने किया था, इसका प्रतिपादन लेवोजियर ने 1774 ईस्वी में किया था, 1774 ईस्वी में। यही है लेवोजियर। ठीक है, लेवोजियर को देख लिए, लेवोजियर है। ये क्या कहे थे, इन्होंने क्या कहा था सुनो,
क्या कहता सुनो, पदार्थ एक ऐसा मॉलिक्यूल है, पदार्थ चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, ये सब के सब पदार्थ जो होते हैं किसी ना किसी मॉलिक्यूल से बने होते हैं। और वो जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उसको ना नष्ट किया जा सकता है और ना बनाया जा सकता है। एटॉम्स ऐसे होते हैं। एटम्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु। परमाणु से बने होते हैं क्या चीज, पदार्थ। परमाणु एक ऐसा हिस्सा है, एक अंतिम हिस्सा ऐसा है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। समझ में आया। रदरफोर्ड ने कहा था कि सोने की चादर को अगर हम लोग लेंगे तो उसको, सोने की चादर मतलब समझ रहे हो, एक सोने का सिक्का, ऐसे सोने का सिक्का अगर ले लोगे ना तो ये सोने का चादर कहलाएगा, मान लो। ठीक है, आज सोच छोड़ो बोला। अगर हम इस पेंसिल के ऊपर वाले ये जो ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट को अगर रगड़ के निकालेंगे ना बाहर, ग्रेफाइट को रगड़ के निकालेंगे बाहर, तो इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स है, और उसको और बुकनी बुकनी कर देंगे, मतलब और पाउडर कर दो, और अंत समय में ऐसा आएगा जब और उसके टुकड़े नहीं हो पाएंगे। तो जो टुकड़े नहीं हो पाएंगे वही क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। परम अणु, वही क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। समझ में आया। और ये सब के सब क्या मिलके, किसके मिलके बने हुए हैं, किसी ना किसी परमाणुओं से मिलके बने हैं। ठीक है, समझ में आया। और टुकड़े जिसके नहीं हो पाएंगे वही क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। ठीक है, और अंत समय ऐसा आएगा जब और टुकड़े नहीं हो पाएंगे। तो परमाणुओं को ना हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसको हम बना सकते हैं। इसमें ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। इस सिद्धांत में कहे थे उन्होंने, पदार्थ अविनाशी। पदार्थ कैसे होते हैं, अविनाशी होते, अविनाशी। अविनाशी कहने का मतलब जिनका विनाश नहीं किया जा सकता, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, वो क्या कहलाते हैं, वही पदार्थ कहलाते हैं। और ये सब किसके कारण बने हुए हैं, सब के सब मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, किसी ना किसी मॉलिक्यूल से, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी के वजह से इनको किसी बिंदु में भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के दौरान पदार्थ का कुल द्रव्यमान, मास हमेशा स्थिर रहता है। इसे केवल एक रूप में दूसरे रूप में बदला जा सकता है। सुनो ध्यान से, ये क्या बातें हैं, मुख्य बिंदु सुनो ध्यान से। किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन, किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन, ध्यान से सुनो, किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन, किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन, देखिए इसको अगर अगर तोड़ दिए तो ये क्या कहलाएगा, भौतिक कहलाएगा, फिजिकल। ये अभी तोड़े ना, ये फिजिकल कहलाएगा। और अगर इसमें केमिकल डाल के तोड़ देते तो क्या कहलाता, केमिकल। अब सुनो क्या कहते हैं, परिवर्तन के दौरान पदार्थों का कुल द्रव्यमान, इसका जितना द्रव्यमान होगा, जितना मास होगा, इसका इसका भार जितना होगा, मास जितना होगा, मास का मतलब द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मतलब डेंसिटी समझते हो, इसका भार समझते हो, कुछ ना कुछ तो ये भारी होगा ना रे भाई। ठीक है, मास कितने मॉलिक्यूल से मिलके बना है उसी को मास कहते हैं। ये कितने ज्यादा मॉलिक्यूल से, कितने ज्यादा मोल से मिलके बना होगा वो उसको क्या कहते हैं, मास कहते हैं। देखो इसके ऊपर पेंट किया गया है, इसके ऊपर लाइन टाना गया है, अंदर में पूरा लकड़ी है, अंदर के अंदर ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में भी मॉलिक्यूल्स हैं, समझ में आया, वो सब मास है। नहीं समझ में आया, मास द्रव्यमान। हाँ, आपका शरीर किससे बना हुआ है, हड्डी, किडनी, फेफड़ा, सबसे मिलके बना है ना। एगो भी चीज अगर निकाल देंगे तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या, वही द्रव्यमान है। और बताएं, ये पृथ्वी किससे बनी हुई है, पेड़ पौधा, नदी, जल, समुद्र, सबसे मिलकर बनी हुई है, सब मॉलिक्यूल से। इसमें एक भी चीज कम हुआ तो क्या हो जाएगा, उसका द्रव्यमान घट जाएगा। समझ में आया। एगो किडनी निकाल दिए तो उसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कुल द्रव्यमान हमेशा क्या होते हैं, स्थिर रहता है। सारा का सारा मास जो होता है पदार्थों का, द्रव्यमान क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। हम बशर्ते इसको, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल देते हैं। एक रूप था, इसको हम लोग क्या कर दिए, दूसरे रूप में बदल दिए तोड़ के, है ना। जैसे पानी का द्रव्यमान और बर्फ का द्रव्यमान सेम होगा, बशर्ते वो पानी से क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। तो वो मास जो होगा ना, वो कुल द्रव्यमान जो होगा हमेशा क्या रहेगा, स्थिर, बशर्ते उसका स्वरूप क्या कर देंगे, बदल देंगे। पानी का स्वरूप बदल जाएगा किसमें, बर्फ में।
बर्फ का स्वरूप किसमें बदल जाएगा? पानी। पानी का स्वरूप किसमें बदल जाएगा? भाप में। ठीक है, उसका केवल क्या बदलेगा? स्वरूप बदलेगा। लेकिन पदार्थों के कुल द्रव्यमान हमेशा क्या होंगे? स्थिर होंगे। द्रव्यमान उसका स्थिर होगा। पानी में से क्या निकाल लोगे? पानी में से कुछ चीज निकाल पाओगे? हाँ, उसके मॉलिक्यूल्स निकाल लोगे? हाँ, अगर पानी में खीरा मिला है, पानी में कुछ गाजर उजर मिला है, कुछ ऐसा चीज मिला है जिसको निकाल के उसका द्रव्यमान कम कर दे। एगो गिलास में अगर तुमने प्याज रख दिया, मरचा रख दिया, कुछ जैसे और कुछ भी, ठीक है, रख रोक के बना दिए, तो तुम उसमें से क्या निकाल दिए? प्याज निकाल दिए, तो द्रव्यमान प्याज का कम हो गया, पानी का द्रव्यमान कम हो गया। अच्छा, और मरचा निकाल दिए तो उसका और द्रव्यमान कम हो गया। तो ठीक है, आप पानी पूरा निकाल दे तो खाली गिलास का द्रव्यमान रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? ठीक है, आगे बढ़े। तो बताइए, मास बदलता है कि उसका स्वरूप बदलता है? स्वरूप बदल जाता है। ठीक है, स्वरूप बदल। मास समझ में आ गया? मास किसको कहेंगे, समझ में आ गया? अगर शरीर के अंदर से कोई एगो किडनी गायब हो जाए तो आपका क्या कम हो गया? मास कम हो गया। ठीक है, द्रव्यमान कम हो गया। महत्वपूर्ण क्विक रिवीजन, देखो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मोलर वॉल्यूम्स जो होते हैं एसटीपी पर, गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। एटॉमिक मास जो होता है हाइड्रोजन का 1 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। एकदम याद रखना, ये वाला बहुत महत्वपूर्ण पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है ये। एटॉमिक मास जो होता है हाइड्रोजन का होता है 1, और ऑक्सीजन का होता है 16। संतुलित समीकरण में गणना शुरू करने से पहले समीकरण को संतुलित करना होता है। जैसे H2O हम लोग क्या किए? संतुलित किए, उसके बाद ही बनाए। नेक्स्ट देखिए, अविनाशिता के नियम का प्रयोगात्मक सत्यापन क्या है? प्रयोग करके देखते हैं अविनाशिता। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझने के लिए दो मुख्य उदाहरण दिए गए हैं। एक, मोमबत्ती का जलना। देखो किताब में दिया है आप लोग का, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना दिया गया है किताब में, पीछे साइड में है, देखो ना, मोमबत्ती का जलना। एक कांच की नली में मोमबत्ती जलाकर उसके कास्टिक सोडा और कली चूना के साथ तौला जाता है। ठीक है, कास्टिक सोडा और कली चूना के साथ उसको तौला जाता है। अवलोकन देखिए, जलने के बाद तुलना का पलड़ा नीचे झुक जाता है और वजन में वृद्धि दिखाता है। वृद्धि दर्शाता है, दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है? अरे देख इसी में और दिखाते हैं, रुको इसके बाद ही दिखा देंगे। मोम के जलने से CO2 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प यानी H2O बनते हैं। क्या बनते हैं? जलवाष्प बनते हैं, H2O बनते हैं, जो हवा के ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं। कास्टिक सोडा इन गैसों को सोख लेता है। कास्टिक सोडा सोख लेता है। कास्टिक सोडा जला जाता है उसके अंदर, जो मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती के अंदर कास्टिक सोडा। और मोमबत्ती प्लस ऑक्सीजन का कुल द्रव्यमान और शेष मोम प्लस CO2 प्लस H2O, मतलब मोम का जितना हिस्सा लिया है, CO2 और H2O का कुल द्रव्यमान निकलता है। और इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जो मोमबत्ती जल रहा है ये भारी हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखो 3 गो मॉलिक्यूल्स, 3 गो मॉलिक्यूल्स काम कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और मोमबत्ती का जो मोम है वो भी। इधर पे देखो एगो लोहा रखा गया, प्रोडक्ट रखा गया है कुछ भी, ये देखो हल्का हो गया इस जगह पे। ये जगह पे ये क्या, एक मोमबत्ती केवल इसको क्या कर दिया है? भारी कर दिया है। तो ये पदार्थ की अविनाशिता होती है। ये पदार्थ की क्या है? अविनाशिता। समझ में आया? पदार्थ की अविनाशिता किताब में नहीं दिया है, ये वाला फोटो दिया। ठीक है, मैग्नीशियम का जलना। मैग्नीशियम देखो किताब में दिया है कि नहीं? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किताब में दिया है। मैग्नीशियम को हम लोग किससे दर्शाते हैं? Mg से दर्शाते हैं। देखो Mg से हवा में जलकर सफेद राख मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बन जाता है। ठीक है, हवा में जब जलेगा ना ये, तो मैग्नीशियम क्या हो जाता है? जल जाता है। तो इस सफेद कलर का ऐसा धुआं छोड़ता है मैग्नीशियम। राख का वजन मूल मैग्नीशियम से अधिक होता है, क्योंकि इससे हवा की ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जुड़ जुड़ जाते हैं। हवा में क्या जुड़ जाते हैं? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जुड़ जाता है। और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का कुल वजन उत्पन्न राख का कुल वजन हो जाता है। इसमें जो राख मिलेगा ना आपको, राख राख गुणा का जो राख मिलेगा ना, उसके वजन के बराबर उत्पन्न राख का कुल वजन के बराबर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुल वजन के बराबर हो जाएगा उत्पन्न राख का कुल वजन। यानी एक जगह राख रखोगे और एक जगह इन लोगों को रखोगे, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, दोनों का भार क्या होगा? मास क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम का एक कॉइल होता है मैग्नीशियम, तो किसी दिन लाएंगे आप लोग को दिखाएंगे जलाकर। उसके जो राख बचेंगे ना, अब इसको नापने के लिए भाई उसका राख, राख को कैसे नापोगे? अब नापने के लिए वजन करने वाला लेके आना पड़ेगा। ऐसे ही साधारण तुला, ऐसे तुला लेके आना पड़ेगा, तो अब ना नाप पाएंगे।
तो इतना कौन खरीदने आएगा? किसी दिन लेके आएंगे कास्टिक सोडा वगैरह। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर मैग्नीशियम को जलाएंगे तो उत्पन्न क्या होगा उससे? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये दोनों हवा में मिल जाती है, और इसके साथ साथ उत्पन्न राख का कुल वजन क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो बोलेगा कि सर इसको ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को पकड़ेंगे कैसे? तो चल जाएगा हवा में, विलीन हो जाएगा। तो उसी के लिए तो एगो कांच की नली ले जाती है, ताकि वो कहाँ रहे? उसी के अंदर बंधा हुआ रहे। ठीक है, कभी कोई सामान वामान लेने जाते हो, आलू प्याज टमाटर, तो देखना वो जो वेट मशीन होता है उसी के ऊपर एगो थरिया और रहता है, उस थरिया में नापता है। एगो गमला टाइप का रहता है ना, उस गमले में नापता है, और उसमें जो दिखाता है उसमें 0 0 दिखाता है। गमले का वजन क्या कर लेता है वो लोग? छुपा लेता है, माइनस कर लेता है। ठीक है, समझ में आया? नींद लग रहा है? सोना है? चल जाकर और नींद लग रहा है। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत की सीमा क्या है? द्रव्यमान संरक्षण आधुनिक विज्ञान के अनुसार, देखो ध्यान से देखो, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत देखो। आधुनिक विज्ञान के अनुसार द्रव्यमान का संरक्षण पूर्णतः सत्य सत्य नहीं है। सूक्ष्मता के विचार करने पर पता चलता है कि रासायनिक प्रतिक्रिया के द्रव्यमान का कुल हिस्सा ऊर्जा में बदल जाता है। द्रव्यमान का जब प्रतिक्रिया होती है, रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, यानी केमिकल चेंजेस होते हैं, तो उस समय यह ऊर्जा में बदल जाते हैं। ठीक है, द्रव्यमान, सूरज में जो द्रव्यमान है वो जब किरणें छोड़ता है अपनी पृथ्वी पर, तो यहाँ पे किस में बदल जाता है? वो ऊर्जा में बदल जाता है, एनर्जी में बदल देते हैं। जैसे KMnO4 में ग्लिसरीन मिलाने पर तीव्र उष्मा हीट उत्पन्न होती है। यह उष्मा असल में पदार्थ के कुल द्रव्यमान के रूपांतरण से ही आती है। ठीक है, ग्लिसरीन में ग्लिसरीन मिलाकर अगर जलाएंगे तो उसमें उष्मा उत्पन्न होगी। आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा क्या कहलाता है? इसी में देखो आइंस्टाइन सबसे इंपॉर्टेंट, यही है आइंस्टाइन जी। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इनको इसी वजह से E = mc² के वजह से इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, वो भी दिखाएंगे आपको कब मिला था। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सिद्ध किया कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से क्या है? संवर्धित है। देखो इन्होंने क्या कहा है, ध्यान से सुनो। इन्होंने क्या कहा है, ध्यान से सुनो। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सिद्ध किया कि द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास, और ऊर्जा, ऊर्जा मतलब एनर्जी, दोनों एक दूसरे से क्या है? संबंधित है। द्रव्यमान और ऊर्जा संबंधित। द्रव्यमान अगर ज्यादा तो ऊर्जा भी क्या होगा? ज्यादा। द्रव्यमान कम तो ऊर्जा भी कम। इसी के साथ साथ इन्होंने और क्या कहा कि E = mc²। E = mc²। ई का मतलब होता है ऊर्जा यानी एनर्जी, एम का मतलब द्रव्यमान, और सी का मतलब प्रकाश का वेग। प्रकाश का जो वेग होता है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁻⁸ कितना? 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, नहीं सेंटीमीटर अगर होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10। देखो तो किताब में कितना लिखा है? 10 लिखा है। अगर प्रति सेकेंड बोलेगा ना तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, देखो ध्यान, 10 पे पावर 10 दिया होगा, तो ये किसमें है? सेंटीमीटर में। केवल प्रति सेकंड लिखा होता तो 10 पे पावर कितना हो जाता? 8 हो जाता। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अच्छा, प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग अगर इंटू करेंगे तो कितना होगा? नॉर्मल से अगर देखेंगे ना तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 3 × 10⁸ ठीक है, पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, ये ऐसे लिखा जाता है। लेकिन जब सेंटीमीटर पर नापेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 पे पावर 10, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़े। ई का मतलब याद रखो, ई का मतलब एनर्जी, एम का मतलब मास, और सी का मतलब क्या हो जाएगा? प्रकाश का वेग। ठीक है, प्रकाश का वेग। साधारण रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान का ऊर्जा में बदलना बहुत ही कम, नगण्य होता है, इसलिए हम इसे महसूस नहीं कर पाते हैं। परमाणु ऊर्जा यानी एटॉमिक एनर्जी में यह नियम पूर्ण रूप से लागू होता है, जहां थोड़े से द्रव्यमान से अपार ऊर्जा पैदा किया जा सकता है। जैसे यूरेनियम, यूरेनियम को अगर भड़काओगे थोड़ा सा भी तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगा उसके अंदर।
बहुत ज्यादा एनर्जी निकले। एक छोटा सा पतला सा तार भी अगर कहीं पर ब्लास्ट होता है तो बहुत ज्यादा प्रकाश फैलता है कि नहीं। एक टंगस्टन जो कि एक बल्ब में रहता है, 40 रुपया वाला जो बल्ब रहता है ना, जो पहले अभी तो एलईडी सब आ गया है ना, पहले जो लाइट मिलता था देखना, उसमें टंगस्टन लपेटा हुआ रहता है और वो थोड़ा सा भी जलता है तो बहुत ज्यादा उजाला देता है कि नहीं देता, पूरा घर उजाला कर देता है। तो उन्होंने कहा कि द्रव्यमान से अपार ऊर्जा हम लोग पैदा कर सकते हैं, वो भी कैसे, अगर आपका फॉर्मूला क्या हो, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहां पे E क्या है, एनर्जी है, M क्या है, मास है, और सी स्क्वायर मतलब प्रकाश का वेग। ठीक है, प्रकाश का वेग, ये किताब में आप लोग का दिया हुआ है। आगे बढ़े, देखिए इनको इनको इन्हीं भौतिक कारणों की वजह से नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1921 में मिला था। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण और ब्राउनियन गति जैसे क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। इन्होंने प्रकाश विद्युतीय प्रभाव के बारे में बताया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बारे में इन्होंने क्या किया था, खोज किया था। यानी कि एनर्जी अगर हम लोग को पता करना होगा तो उस एनर्जी से हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक भी बना सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक यानी ऊर्जा से, ये जो रोशनी है ना, इसको क्या कहेंगे, फोटो कहेंगे। रोशनी से भी क्या बना सकते हैं हम लोग, ऊर्जा बना सकते हैं। इतना खतरनाक, सोचो, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये अपना नाम भूल जाते थे, एक बार ट्रेन पे गए तो कहाँ जाना था ये भी भूल गए, टिकट से देख के पता लगा कि हमको इधर जाना था, और वही क्या कहलाए, आइंस्टाइन कहलाए। ठीक है, आइंस्टाइन के साथ फोटो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, फोटो देखना यूट्यूब पे, इसमें मारना, नेट पे आ जाएगा। ये समझ में आ गया, बताइए E इक्वल टू क्या मिलेगा, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E का मतलब एनर्जी, M का मतलब मास, और C का मतलब प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश का वेग। ठीक है, जो कि सेंटीमीटर में रहेगा तो 10 पे पावर 10, ठीक है, 10 पे पावर 10, और किलोमीटर में रहेगा तो 10 पे पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड। जैसे महत्वपूर्ण गणना देखें, 1 ग्राम पदार्थ को पूरी तरह से ऊर्जा में बदलने जाए तो क्या करेंगे, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, 1 × 3 × 10⁸ यहाँ पे 2 अर्ग, इसको किस में मापा जाता है, अर्ग में, तो एनर्जी इक्वल टू 10 पे पावर 9 × 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 16। यहाँ पे हम किलोमीटर पे मापे हैं, किलोमीटर पे, इसीलिए 10 पे पावर कितना लिखे है, 8। ठीक है, तो आप किलोमीटर में भी दे सकता है, सेंटीमीटर में भी दे सकता है, आप सेंटीमीटर में समझ जाइएगा। सेंटीमीटर में क्या होगा, 3 × 10⁸ कितना, 10, और जब किलोमीटर बोलेगा तो 3 × 10⁸ हम यहाँ पे किलोमीटर पे रख के बनाए, कोई दिक्कत नहीं है ना, 10 पे भी रख के बना सकते तो 10 दूना कितना कर देंगे, 20। अगर मान लो यही वाला अगर हम तुमको दे यहाँ पर, जैसे एनर्जी एनर्जी इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो एनर्जी इक्वल टू 1 ग्राम बोला है ना, तो 1 ग्राम इंटू 3 × 10⁻ कितना, 10, अब बगल में क्या रहेगा, 2 अर्ग तो रहेगा ना, तो ये देखो 10 से 2 का क्या कर देंगे, गुना, तो कितना हो जाएगा, E इक्वल टू 1 × 10⁻, 10 दूना 20, 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 20, यही वाला क्या हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा। समझ में आया, तो देखो 3 एकम कितना, 3 एकम 3 × 10⁻20, 10⁻20 हो गया आंसर, अर्ग में निकाल देंगे, किसमें लिखेंगे, अर्ग। समझ में आया, एनर्जी को किसमें मापते हैं, अर्ग में। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया, आप लोग की किताब में भी दिया हुआ है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, 3 × 1 10⁻10 का 2 से गुना करेंगे, 10 दूना कितना हो जाएगा, 20, ओ 3 का स्क्वायर भी तो निकलेगा, 3 का भी तो स्क्वायर निकलेगा, 9, 9 × 10 पे पावर, अरे बाबू सब पे होल स्क्वायर है ना, देखो ना 1 है ना, तो 3 × 10⁻10 का क्या चीज, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर मतलब 3 का भी तो स्क्वायर है, 9, और 9 को 1 से गुना करेंगे, और 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि पावर पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, इस तरीके से आप 1 ग्राम पदार्थ को भी पूरी तरह से ऊर्जा में बदल सकते हो। अच्छा, 2 ग्राम पदार्थ को मतलब बदल दोगे कि नहीं, अगर हम तुमको दे 2 ग्राम, कितना ग्राम, 2, चलो इसको निकालो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला बताओ, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, किसने दिया था ये फॉर्मूला, एल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1921 में। तो क्या बताया वो, फोटो इलेक्ट्रिक से एनर्जी निकाल सकते हैं, एनर्जी इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहां पे अगर 2 ग्राम दिया हुआ है तो एनर्जी हम लोग को निकालना है तो 2, मास इसका कितना हो गया, 2,
ग्राम, मास को किसमें मापेंगे, ग्राम में, और लिख देंगे यहाँ 10 इंटू 10⁻10, और इसका क्या चीज, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया है ना इसलिए स्क्वायर। ठीक, अरे भाई सी का जो मान होता है यही ना होता है, सी का मान ये रहा और उसको स्क्वायर, तो क्या करेंगे, ई इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10⁻20। इसको 20 टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि 20 को 10 से गुणा भी कर दे, ये भी जरूरत नहीं है, कि जैसा है वैसे ही रहने दो, बशर्ते क्या कर दो 9 दूना 18 इंटू 10⁻20 अर्ग। समझ में आया, ये अर्ग लिखना एकदम जरूरी है, अर्ग लिखना एकदम जरूरी आचे, बोलो ना चे, एगो पे निकालोगे 5 ग्राम पे निकालिए, 5 ग्राम पे निकाले तो फटाक से निकालो निकालो। हाँ हाँ, केवल इसी से गुणा कर दो, 9×5 = 45, 10 पे पावर कितना 20, ठीक है, ये किताब कॉपी की क्या जरूरत है, 10 का निकालो, 90 इंटू 10 टू दी पावर कितना 20, हमेशा लास्ट में कितना निकलेगा, अरे 10×9 = 90, और 90 इंटू 10 टू दी पावर, तुम बताओ अपनी 3 ग्राम का, 3 ग्राम का बताओ, जल्दी बताओ, 3 ग्राम का बताओ, 3 ग्राम का, 3 ग्राम का एनर्जी बताओ कितना ज्यादा ऊर्जा निकल जाएगा, 3 ग्राम पदार्थ है ना, इसको पूरी तरह से अगर ऊर्जा में बदल दी जाए तो कितना उसका अर्ग लगेगा, कितना एनर्जी लगेगा उसको, अगर कोई पदार्थ है, सुनो है बाबू, अगर ये मान लो पदार्थ है 3 ग्राम का, कितने ग्राम का, 3 ग्राम का, अगर इसमें हम ऊर्जा दें किसी भी प्रकार का, अगर इसको हमको ऊर्जा में बदला जाए, इसको हम लोग को ऊर्जा मतलब इसमें लाइट जलाना है, तो कितना अर्घ देंगे, कितना एनर्जी देंगे, वही निकालना है, 3 ग्राम पे कितना एनर्जी निकलेगा बताओ, अरे कितना होगा 27, 9 को 3 से गुणा कर दे, इधर तो 9 कैसे भी आईबे ना करेगा, तो किसको हम पढ़ा रहे हो, दिमाग खराब हो जाता है, इतनी सुन समझ में नहीं आ रहा है, 3 ग्राम को अगर हम निकालेंगे तो 3 इंटू क्या होगा बताओ, यहाँ पे हम कितना रखेंगे, 3 इंटू 10 पे पावर 10 इसका होल स्क्वायर, क्या बोला है, E इक्वल टू MC², यही ना बोला, तो M तो हम लोग को पता है 3, मास, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास, ये M निकल गया, और C क्या कहता है, दिमाग में बैठा के रखो, जैसे लीटर बैठा के रखे थे ना 22.4, STP पर कितना होता है 22.4, उसी तरह आप C का नाम याद रखो कि अगर सेंटीमीटर में दिया तो 3 इंटू 10⁻10, अब C बराबर तुमको तो ये मिल गया, तो क्या करेंगे, यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, इधर ये कितना है 3 इंटू 10⁻20, 9 तिया कितना 27 इंटू 10⁻20, क्या चीज समझे, तुम बताओ अपनी 7 का, 7 ग्राम का बताओ, 7 ग्राम का बताओ, 7 ग्राम का बताओ, 20, बात खत्म, 9 का पढ़ा 7 बार पढ़ दे गधई, इतना टाइम लगता है 9 7 63, हाँ पढ़ा रहे भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, पगला जाएंगे हम किसी दिन, गधई, 12 ग्राम का निकाल, मेरा 6 का पारा ही नहीं कर रहा, 12 का पारा कैसे आएगा 12×9 = 108, बात खत्म, अर्ग कोई नहीं बोल रहा है, अर्ग बोलना है, अर्ग नहीं बोलोगे गलत हो जाएगा आंसर, चलो आया समझ में, आइंस्टीन बाबा एकदम याद रहेंगे ना, आइंस्टीन बाबा एकदम याद रहेंगे आप लोग, आइंस्टीन बाबा को समझ में आ गया, और देखिए क्या दिया है, देखो चलो अभी निकालते हैं हम लोग, वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी वाष्प घनत्व, साधारण ताप और दाब पर किसी गैस के एक निश्चित आयतन का भार
और हाइड्रोजन के उतने ही आयतन का भार का अनुपात गैस का वाष्प घनत्व कहलाता है। इसका कोई इकाई नहीं होता। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का क्या होता है? दुगुना होता है। किसी गैस का अणुभार, किसी गैस का अगर अणुभार है तो उसके वाष्प घनत्व यानी वाष्प में जितना ज्यादा डेंसिटी रहेगी उसका दोगुना होगा। तो गैस का अणुभार जो होता है बाबू, गैस का अणुभार इक्वल टू गैस का अणुभार इक्वल टू होता है 2 इंटू वाष्प का घनत्व, वाष्प का घनत्व। ठीक है, तो वाष्प घनत्व इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ तो? वाष्प घनत्व इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाष्प का घनत्व, बात नहीं कर, वाष्प का घनत्व इक्वल टू ये गैस का अणुभार तो वैसे का वैसे ही रहेगा। गैस का अणुभार कितना होगा बटा में कितना? 2। वाष्प का घनत्व निकल जाएगा। ठीक है, वाष्प का घनत्व। जैसे एक सवाल देते हैं आप लोग को, आप लोग निकालो। किसी गैस का अणुभार लिखो, किसी गैस का अणुभार, किसी गैस का अणुभार 16 है, 16 है, तो वाष्प का घनत्व बताइए। किसी गैस का अणुभार 16 है तो वाष्प घनत्व बताइए। किसी गैस का अणुभार 16 है तो वाष्प घनत्व बताइए, वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व बताओ, जल्दी बताओ। किसी गैस का अणुभार 16 है तो वाष्प घनत्व बताओ। कितना होगा? कि गैस का अणुभार 16 है तो वाष्प घनत्व बताओ, बोलो। 8। वाष्प घनत्व इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? वाष्प का घनत्व इक्वल टू फॉर्मूला अणुभार बटा में कितना? 2। तो अभी अणुभार कितना? 16। वाष्प का घनत्व डेंसिटी कितनी होगी? 8 होगा। ठीक है, 8 ग्राम। हाँ तो नहीं, ग्राम में होगा, घनत्व में माप लेंगे। लीटर, आयतन अगर रहेगा तो लीटर। हम्म, लीटर लीटर। और अगर आपको मोलर वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है? मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम को हम लोग मोलर आयतन कहते हैं। मोलर आयतन, मोलर आयतन इक्वल टू, हेलो, निकालना होगा बाबू। देखो मोलर आयतन निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल का द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान बटा में एसटीपी पर उस गैस के 1 लीटर का द्रव्यमान, उस गैस के 1 लीटर का द्रव्यमान। ठीक है, उस गैस के 1 लीटर का द्रव्यमान, ये निकालना होगा अगर मोलर आयतन निकालना होगा। मोलर आयतन किसको कहते हैं? ग्राम अणु या मोलर आयतन किसको कहते हैं? निर्दिष्ट तापक्रम और दबाव पर, निर्दिष्ट कोई एगो तापक्रम हो और एक दबाव हो। दबाव मतलब मान लो कोई कोई तापक्रम है जैसे 22 डिग्री सेल्सियस, ये तापक्रम है, और कोई दबाव है। ठीक है, कोई दबाव है। किसी गैस के 1 ग्राम अणु द्वारा ग्रहण किया गया आयतन उस गैस का ग्राम अणु आयतन या फिर मोलर आयतन कहलाता है। अगर दबाव पर किसी भी गैस के 1 ग्राम अणु द्वारा ग्रहण किया जाएगा तो उसके आयतन पे जो प्रभाव होगा वही क्या कहलाएगा? मोलर आयतन कहलाता है। सामान्य तापक्रम और दबाव पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एनटीपी पर
1 ग्राम मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, तो अभी आपको बताए। एनटीपी पर भी कितना होता है? 22.4 लीटर। एसटीपी पर भी कितना होता है? 22 पॉइंट। एवोगैड्रो की परिकल्पना अनुसार एनटीपी पर सभी गैसों का ग्राम अणु आयतन समान होता है। किसके अनुसार? एवोगैड्रो। 1 ग्राम अणु CO2 या 44 ग्राम CO2 का मोलर आयतन 22.4 लीटर होगा। जैसे अगर तुमको बताए एनटीपी पर कोई अगर बोला तो एनटीपी पर 1 ग्राम अणु 1 ग्राम अणु किसका? कार्बन डाइऑक्साइड या 44 ग्राम CO2 CO2 44 ग्राम CO2 का जो आयतन, जो मोलर वॉल्यूम होगा ना, मोलर आयतन, ये कितना होगा? मोलर वॉल्यूम जो होगा वो 22.4 होगा। 1 ग्राम अणु CO2 का भी या फिर 44 ग्राम CO2 का। 1 ग्राम अणु किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों ही क्या होंगे? 22.4 लीटर के। ठीक है, 22.4 लीटर। ठीक है, ठीक है, 22.4 लीटर। 1 ग्राम अणु CO2, 1 ग्राम का अणु CO2 का रहेगा, 44 ग्राम CO2, इसमें अणु नहीं है, ये केवल CO2 है, और इसमें अणु का भार है। हाँ, इसमें अणु का भार है, कार्बन डाइऑक्साइड के अणु का भार है, कितने अणुओं से मिलकर बना है उसका भार, और इसका भार, दोनों का लीटर कितना निकलेगा मोलर आयतन में? 22.4 लीटर। ठीक है, जैसे एगो सवाल देखते हैं, अभी छोड़ देते हैं, एगो सवाल देखते हैं। देखो एगो सवाल छोड़, 1 नंबर सवाल देखो। 15.5 ग्राम, लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो। पोटेशियम, 15.5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट के उष्मीय विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न पोटेशियम नाइट्रेट का द्रव्यमान, नाइट्राइट, नाइट्राइट का द्रव्यमान ज्ञात करें। नाइट्रेट का द्रव्यमान ज्ञात करें। ठीक है, तो पोटेशियम 39 है, नाइट्रोजन 14 है, ऑक्सीजन 16 है। पोटेशियम कितना है? 39। अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण क्या होगा? अभिक्रिया, अभिक्रिया कराना है इसमें। अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा इसका? 2KNO3 2KNO2 प्लस O2, तो 2KNO3, देखिए 2KN, N का मतलब हो गया आपका, N का मतलब नाइट्रोजन हो गया, O का ऑक्सीजन और K का पोटेशियम। ठीक है, इसमें नाइट्रेट क्या क्या हो जाएगा? N बन जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा। नाइट्रोजन तो N2 होता है, नाइट्रेट हो जाता है N। ठीक है, पोटेशियम हो गया आपका K, और ऑक्सीजन हो गया आपका O। ठीक है, तो 2 K का मान कितना दिया? 39, और यहाँ N का मान कितना दिया? 14 दिया। ऑक्सीजन का मान कितना दिया? 16। तो ये सब जुड़ेगा, प्लस होगा, लेकिन ये जो 3 दिया है ना नीचे पाँव पे, ये इसका क्या है? ये इसका जो पाँव पे 3 दिया है ना नीचे, ये इसका नंबर है। और किसी का अणुभार जो होता है ना वो हमेशा ऊपर होता है। जैसे हम तुमको बोले कार्बन 614, तो ये 6 जो है ये इसका नंबर है, और 14 जो है ये इसका भार है, अणुभार। इसको अनुक्रमांक, के अणु के क्रमांक है, 6 नंबर पे रखा गया कार्बन को, और 14, ये बहुत खचड़ा होता है। ये C6 और 12 ये ठीक होता है। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, इंटू 3 कर देंगे, इंटू कितना कर देंगे? 3।
ठीक है, ये इतना निकला। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग देखो, इससे अगर ये वाला बनाए, इससे अगर ये वाला बनाए तो 2KNO2 प्लस O2 बनेगा। तो क्या इसका बनेगा? 2। के जगह पे कितना रखेंगे? 39। एन के जगह पे कितना रखेंगे? 14। ऑक्सीजन के जगह पे कितना रखेंगे? 16। इंटू कितना कर देंगे? 2। 16 इंटू 2। इस सब को गुना उना करके निकालोगे तो कितना निकलेगा? 101। इसके साथ किसका गुना कर देना है? 2 का। तो 2 1 कम 2, 2 0 0, 2 1 कम 2। कितना ग्राम? 202 ग्राम। और इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको निकालेंगे 85 इंटू 2। 2 25 10 को 0, हाथ में 1 2 8 16, 16 और 1 170 ग्राम। ठीक है, तो बोला गया, बोला गया क्योंकि 202 ग्राम में 202 ग्राम KNO3 से 170 ग्राम KNO2, देखो पोटेशियम नाइट्रेट का उस्मिया विघटन, इसको क्या कहेंगे? पोटेशियम नाइट्रेट। तो किसमें बदलना है? पोटेशियम नाइट्रेट का द्रव्यमान ज्ञात करना है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान KNO2, और नाइट्रेट का जो विघटन हुआ है वो किसमें हुआ है? KNO3। ठीक है, तो 202 ग्राम KNO3 से 170 ग्राम KNO2 निकला। तो बताइए कि 1 ग्राम से कितना निकलेगा? 1 ग्राम से कितना निकलेगा? 170 बटा में 202, तो 15.5 ग्राम में कितना निकलेगा? 15.5 ग्राम में 170 बटा में 202 इंटू 15.5। ठीक है, 15.5 ग्राम। तो इसको काट कूट के निकालेंगे तो आ जाएगा आंसर। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? एक ठो, तो नीचे कितना बैठा देंगे? काट कूट के निकाल देंगे। 15.5 ग्राम है कि 15.5? 15 ग्राम है, 15.5 ग्राम। तो नीचे बैठा दो, 170 बटा में 202 इंटू 155 बटा में 10। 0 से 0 चल जाएगा, काट कूट के निकालोगे ना तो आएगा 12.75। देख लो, गुना करके एक बार देख लो, गुना करके एक बार देख लेते हैं। 17 इंटू 155 डिविजिबल बाई 202। अरे 13.04। 15.50 है ये, हो गया। अच्छा रुको रुको, 17 इंटू कितना कर दे? 1550 डिविजिबल बाई 15.15 दिया है ना, इसीलिए आंसर आ रहा है, इसीलिए वो वाला आंसर दे रहा है किताब में। ठीक है, तो अगर आप ऐसे निकालोगे 15.5 पे निकालोगे तो आपका आंसर देखो 13 पॉइंट निकलेगा, 13.04। ठीक है बाबू, अगर आप 15.5 पे निकालोगे तो आपका आंसर निकलेगा 13.4, अभी जैसे निकाले हम लोग। और अगर 15.15 पे निकालोगे तो जो बुक में दिया है वो आंसर निकलेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? हाँ, ये क्या होगा? ग्राम में होगा। कोई कंफ्यूजन? इसी तरीके से आप लोग विकिरण कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ग्राम टू ग्राम। ठीक है, 3 गो जो पढ़ाए ना, ग्राम से ग्राम, एगो ग्राम से मास, और एगो क्या था? मास टू वॉल्यूम। चले ना, उसी पे निकालेंगे, सारा सवाल बनाएंगे। ये अभी किसमें था? भार संबंधी समस्याएं, भार से भार समस्या समस्याएं हैं जो, मतलब ये जो है ये भार से भार, भार से भार संबंधी जो समस्याएं हैं वो वाला निकलेगा। मतलब मास टू मास। ठीक है, मास टू मास मास। इसे तो 24 ग्राम से निकाल के लेके आइएगा, 24 ग्राम ऑक्सीजन पर, किताब में तो निकला ही हुआ है। इसी आधार पे आप लोग बनाइएगा। सवाल दे दें?
चलो बना के लेके आइएगा। 48 ग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए ग्राम पोटेशियम, कितने ग्राम पोटेशियम कितने ग्राम पोटेशियम क्लोरेट की आवश्यकता होगी? K इक्वल टू 39, कैल्शियम इक्वल टू हो जाएगा 35.5 और O इक्वल टू हो जाएगा 16। ठीक है, 48 ग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए कितने ग्राम पोटेशियम क्लोरेट की आवश्यकता होगी? इतना आप लोग घर में बनाइएगा, बना के हमको आंसर भेजिएगा, या फिर अगले दिन आके सॉल्व करके मेरे को दिखाइएगा। घर से सॉल्व करिएगा, ठीक है, घर से सॉल्व करके लेके आइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।